Hello students, welcome to Learning Art. Today we are going to discuss about stoichiometry of the element और stoichiometry of the reaction के बारे में डिस्कस करेंगे और what are stoichiometric coefficients क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए what is the meaning of the word stoichiometry। तो इस वर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ग्रीक लैंग्वेज में जो stoichion है उसका मतलब होता है एलिमेंट एंड मेट्रोन मतलब होता है मेजरमेंट। फाइन, यानी कि एलिमेंट्स का मेजरमेंट, यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आपने देखी होगी। जो बेसिक रिएक्शन होती है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स की कितनी क्वांटिटी इन्वॉल्व है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज स्टोइकियोमेट्री ऑफ दैट एलिमेंट। फाइन, अगर हम इसकी एक बेसिक डेफिनेशन लें तो वो क्या होती है, इट डील्स विद स्टोइकियोमेट्री डील्स विद द calculation of masses। अगर masses की बात हो रही है तो masses, और अगर STP पर हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो some other cases में वॉल्यूम भी होगा। वॉल्यूम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ masses ऑफ किसके, रिएक्टेंट and product involved in the reaction। क्या बोल रहे हैं, अगर हम इसकी एक जनरल डेफिनेशन ले तो वो क्या बताते हैं कि स्टोइकियोमेट्री डील्स करता है किसके साथ, कैलकुलेशन ऑफ मासेस की बात हो रही थी मासेस, और नहीं तो अदर केसेस में अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हम वॉल्यूम कंसिडर करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर वो इन्वॉल्व है तो उसी की बात कर रहे हैं कि वो ही हमारी स्टोइकियोमेट्री डिफाइन करते हैं। तो एक कॉमन सा हम एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज अगर कोई केमिकल रिएक्शन, पहले तो हम ये बताएंगे केमिकल रिएक्शन बनती है और कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। तो सबसे पहले तो लेट्स सपोज ए से, let us consider an example like AA is combined with BB and it gives AB। इसने AB को दिया। तो कोई भी रिएक्शन कब बनती है, जब ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म होते हैं, तब हमारी केमिकल रिएक्शन बनती है। सबसे पहली बात तो ये क्लियर हुई। तो जब केमिकल रिएक्शन बनने के बाद सबसे सेकेंड स्टेप जो होता है वो क्या होता है, बैलेंसिंग, कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। फाइन, सो बैलेंस केमिकल रिएक्शन देखिए यहाँ पर 2 A प्रेजेंट है, 2 ही B प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर क्या है, एक A और एक B है। तो अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो वी हैव टू राइट 2 ओवर हियर। क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इस 2 को हम क्या बोलेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या बोलता है कि मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि मास रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के प्रोसीड होने के बाद या एंडिंग होने पर जो रिएक्शन का मास है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जितना रिएक्टेंट का मास होता है उतना ही प्रोडक्ट का मास फॉर्म होता है। फाइन, इट इज इक्वल। तो हमने 3-4 चीजें पढ़ी। एक तो केमिकल रिएक्शन बनती कैसे है, पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होकर नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। दूसरा, उसके बाद हम क्या सीखते हैं, बैलेंसिंग, यानी कि इक्वेशन को हम क्या बनाते हैं, मोर इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं। उसके बाद क्या बताया कि हमेशा जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो करता है। क्लियर। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन। अमोनिया फॉर्मेशन कैसे, N2 प्लस H2 गिव्स आउट NH3। तो ये भी यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कंबाइन विद हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गिव्स आउट अमोनिया मॉलिक्यूल। ठीक है, NH3 को उसने फॉर्म किया। अब हम सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए कितने नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है। तो पहले तो नाइट्रोजन को ही हम 2 बना देते हैं, इसको और लूजली लिख लेते हैं NH3। तो नाइट्रोजन के आगे हमने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए, 3। फाइन, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, 3 लगाया। तो दिस इज 3। अब यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है तो इट मीन्स यहाँ पर क्या है, अंडरस्टूड है कि यहाँ पर क्या है, 1 है, और यहाँ पर क्या गया, 3। तो दिस इज नोन एज स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट।
ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन। इस पूरी रिएक्शन में ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, पहले तो हमें ये जानना जरूरी है। अब उसके बाद इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशंस निकल के आते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, तो उसको हम एक कॉमन एग्जांपल से सारी डेफिनेशंस को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे रिगार्डिंग लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड और स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड, तो हमारे लिए वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। हम एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसी के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि आपके लिए भी बहुत इजी होगा। वीडियो के बाद अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मीथेन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल हो रहा है और इट फॉर्म्स CO2 प्लस। बिफोर बैलेंसिंग द रिएक्शन हम इसे और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना देते हैं कि मीथेन इज अ व्हाट गैस, तो हम इसकी स्टेट को भी मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, गैस। CO2 इज ऑल्सो अ गैस, लिक्विड स्टेट। फाइन, तो अब हम इसे बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसे ऑक्सीजन को 2 कर देते हैं, तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, तो हेयर वी हैव टू राइट 2। फाइन, 4 ऑक्सीजन, हेयर इज 4 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, here is 4 हाइड्रोजन, कार्बन सिंगल, दैट्स इट। तो हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई, सबसे पहला काम। दूसरा, अब हमें इसको स्टडी करना है। हमें पता है दिस इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यहाँ पे 1 लाए तो भी ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। here is also 1 is स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, 2 is what, 1 is स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, here is 2, 2 is also a स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। फाइन, सो अगर हम इसको डिफाइन करें तो पहली डेफिनेशन निकल के आती है, दैट इज 1 molecule of CH4 combines with, किसके साथ कंबाइन हो रहा है वो, 1 molecule of CH4 combine with 2 molecule of oxygen, ठीक है, एंड गिव्स आउट, क्या देता है ये बताइए, 1 molecule of CO2 and 2 molecules of H2O। फाइन, 2 molecules of H2O को फॉर्म करते हैं। तो पहली डेफिनेशन तो हमें यही क्लियर हुई। सेकंड डेफिनेशन हमें क्या बताती है कि, तो अगर हम मोल्स की बात करें तो पूरी इक्वेशन को हम कैसे स्टेट करेंगे, इसको मोल्स की टर्म्स में डिफाइन करेंगे पूरी इक्वेशन को। तो क्या बोलेंगे, 1 mole of CH4 combined with 2 mole of oxygen gives out, क्या देता है ये, 1 mole of CO2 and side by side 2 mole of H2O। फाइन, 2 moles of H2O ये फॉर्म करता है। फाइन, तो दूसरी डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स आई। तो पहली वाली डेफिनेशन किसके टर्म्स में थी, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म्स में। दूसरी डेफिनेशन किसके टर्म्स में है, इन टर्म्स ऑफ मोल के टर्म्स में है। फाइन, अब थर्ड डेफिनेशन देखते हैं। जो थर्ड डेफिनेशन है, आपको पता है 1 mole of an atom is equals to Avogadro number, यानी कि Na। फाइन, तो थर्ड डेफिनेशन के लिए हमें पहले लिखना पड़ेगा 1 mole of molecule is equals to Avogadro Na molecule। हमें पता है ये रिलेशन 1 mole of molecule is equals to Na molecules। तो अब Na की फॉर्म में भी इस डेफिनेशन को कर सकते हैं। सेम चीज है, बस हम इसको डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करते जा रहे हैं टू मेक द इजी। तो न्यूमेरिकल्स को इजी करने के लिए हम ये सब डेफिनेशंस लिख रहे हैं, ताकि आपको याद रहे। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको ये सारी चीजें रिकॉल होंगी। फाइन, सो यहाँ पर लिखेंगे 1 mole of molecule is equals to Na molecule। Na molecule of CH4 when combines with 2Na
मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स, क्या देते हैं बताइए, जब 1 Na मॉलिक्यूल्स कंबाइन होगा 2 Na मॉलिक्यूल के साथ, या फिर क्या कहें कि रिएक्ट करता है 2 Na मॉलिक्यूल के साथ, इट फॉर्म्स 1 Na मॉलिक्यूल ऑफ CO2 along with 2 Na मॉलिक्यूल ऑफ H2। तो आई थिंक ये क्लियर है आपको। तो जो थर्ड डेफिनेशन है वो इन टर्म्स ऑफ अवोगाड्रो नंबर की टर्म्स में है, और जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इन टर्म्स ऑफ मास की टर्म्स में देख लेते हैं। जो फोर्थ डेफिनेशन आती है वो आती है मास के टर्म्स में। तो आप देखिए CH4 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना होगा, आप देखिए कार्बन का 12 हो जाएगा, 12 + 4 दैट इज 16, फाइन। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर 16 ग्राम ऑफ CH4। अगर हम बात करें यहाँ पर ऑक्सीजन की, तो ऑलरेडी 2 मॉलिक्यूल्स तो है ही ऑक्सीजन के, 1 मॉलिक्यूल का मास 16 हो जाता है, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स का 32 हो गया, और यहाँ पर कितने प्रेजेंट हैं, 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 × 64 ग्राम्स ऑफ, तो यानी कि ऑफ ऑक्सीजन, फाइन। यानी कि 16 ग्राम ऑफ, इफ 16 ग्राम ऑफ CH4 combines with 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इट गिव्स आउट, कितना देगा आप देखिए, CO2 मॉलिक्यूल और वो भी सिंगल है, तो उसका मतलब कितना, 44 ग्राम ऑफ, क्या देता है वो मासेस की फॉर्म में, 44 ग्राम ऑफ CO2 अलॉन्ग वाटर मॉलिक्यूल का कितना होता है, 18, और यहाँ पर जो कॉफिशिएंट है दैट इज 2, तो 2 × 18 ग्राम, ठीक है, 36, ठीक है, 36 ग्राम ऑफ H2O मॉलिक्यूल देगा, फाइन। तो यानी कि ये वाली जो डेफिनेशन है वो किसके टर्म्स में है, किसके टर्म्स में बताइए, इन टर्म्स ऑफ मासेस। तो ये वाली जो रिएक्शन आती है हमारी इन टर्म्स ऑफ मासेस की टर्म्स में, और ये किसकी टर्म्स में आई है, हमारी एवोगाड्रो नंबर, इन टर्म्स ऑफ Na, एवोगाड्रो नंबर या फिर Na की टर्म्स में, फाइन। और अगर ये वाली डेफिनेशन की बात करें तो ये किस में आती है, इस डेफिनेशन की बात करें तो ये आएगी इन टर्म्स ऑफ मास और क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी की टर्म्स में या फिर मास की टर्म्स में। और जो फिफ्थ डेफिनेशन हमारे पास आती है वो किस लिए आती है, अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर हम ले रहे हैं तो आपको पता है कि 1 मोल ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, 2.7 लीटर्स ऑफ CH4 व्हेन कंबाइंस विद, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो कितना हो जाएगा, 45.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन, देन इट गिव्स आउट, क्या दे रहे हैं बताइए, कितना देंगे, 22.7 लीटर्स ऑफ CO2 along with क्या देगा साथ में, 45.4 लीटर्स ऑफ H2O वाटर मॉलिक्यूल, फाइन। तो ये हमारे पास डेफिनेशंस आ गई। ये डेफिनेशंस बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगी जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, तो याद कर लीजिए, इसको रिमाइंड कीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, क्योंकि ये क्वेश्चंस ना हमें रिलेट करने के लिए आएंगे। लाइक हमें कोई इक्वेशन दी होगी, उससे रिलेट करके हमें मोल्स निकाल के कैलकुलेशंस उससे मोल्स निकाल के प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना होगा। तो अगर आपको ये चीज़ें रिमाइंड रहेंगी तो क्लियर होगा और आपके लिए ईजी भी होगा आगे के लिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट, और फिर हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। लिमिटिंग रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट ऐसे कि नाम ही बता रहा है, जैसे कि नाम ही बता रहा है इसका कि वर्ड ही सजेस्ट कर रहा है हमें कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, जो लिमिट में प्रेजेंट हो और वही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बारे में। इसको हम एक एग्जांपल से कंसिडर करते हैं। लेट्स सपोज आपके पेरेंट्स ने, आपकी मदर ने आपको एक रेसिपी समझा रखी है। वो क्या रेसिपी समझा रखी है कि 1 कप चाय बनाने की। लेट्स सपोज आपकी मदर ने आपको एक चाय बनाने की रेसिपी बता रखी है, जो कि क्या है कि 1 कप टी, 1 कप मिल्क, 1 कप मिल्क से
आपकी मदर ने आपको एक रेसिपी समझा रखी है, 1 कप चाय बनाने की रेसिपी उन्होंने आपको क्लियर कर रखी है, फाइन, जो कि क्या है 1 कप मिल्क प्लस 1 कप मिल्क में वो डाल रहे हैं 50 ग्राम, 1 कप मिल्क में वो डाल रहे हैं 20 ग्राम ऑफ शुगर, फाइन, 20 ग्राम वो शुगर डाल रहे हैं और प्रोडक्ट बन रहा है टी फॉर 1 पर्सन। 1 पर्सन के लिए चाय बनाने के लिए इतनी प्रोडक्ट की नीड है। वैसे तो टी लीव्स की भी जरूरत होती है, वो भी होता है, अगर वाटर डालना चाहे तो आप वो भी डाल सकते हैं, टी लीव्स की भी जरूरत होती है, लेकिन हम 2 ही रिएक्टेंट ले रहे हैं, यानी कि हम 2 ही चीजें ले रहे हैं रेसिपी फॉर्मेशन के लिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 20 ग्राम हमारे पास शुगर प्रेजेंट है और 1 कप, ये हमारी 1 पर्सन के लिए रेसिपी है, फाइन। लेट सपोज आपके घर गेस्ट आते हैं और आपकी मदर बोलती है कि 2 कप चाय बना के लाइए। किचन में जाते हैं और आप चेकआउट करते हैं तो आपको दिखता है कि 1 कप मिल्क तो प्रेजेंट है, साथ में 60 ग्राम ऑफ शुगर भी प्रेजेंट है, फाइन। तो अब आपके ऊपर अब आप डिसाइड करेंगे कि आप कितने कप चाय बना पाएंगे। सबसे पहली बात तो आपकी मदर ने आपको बोला है 2 कप चाय बनाने के लिए, ठीक है, लेकिन 2 कप के लिए आपकी रेसिपी आपको बताती है 2 कप के लिए आपको 2 कप किसकी 2 कप के लिए आपकी रेसिपी आपको बताती है कि 2 कप के लिए आपको 2 कप दूध की तो जरूरत है, 2 कप मिल्क की तो आपको जरूरत है, जो कि आपके पास कितना प्रेजेंट है 1 कप ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब 1 कप से कितना बनेगी, आपको पता है आपके पास 1 कप मिल्क है, तो जब 1 कप मिल्क है तो कितनी बनेगी टी, 1 पर्सन के लिए बनेगी, यानी कि कितनी बनेगी टी फॉर 1 कप टी फॉर 1 पर्सन, फाइन। एक ही पर्सन के लिए 1 कप टी ही आपका फॉर्म होगा। तो अब ये देखो, ये हमारा जो है जो लिमिट में प्रेजेंट है, यानी कि जो 1 कप जो मिल्क है दैट इज नोन एज आवर लिमिटिंग रिएजेंट। यही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लिमिट में प्रेजेंट है। शुगर हमारे पास और तो बहुत ज्यादा थी, हम और भी ज्यादा यूज कर सकते थे, हमने 20 ग्राम यूज कर ली फर्स्ट फॉर्मेशन में, है ना, और 20 ग्राम के बाद हमारे पास कितना लेफ्ट हो गई, 40 ग्राम्स हमारे पास लेफ्ट थी शुगर, लेकिन रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो सकती, यानी कि हमारी रेसिपी और नहीं बन सकती। हालांकि हमें 2 कप चाय बनानी थी, लेकिन वो नहीं बन सकती, क्यों, क्योंकि हमारा 1 ऑफ द रिएक्टेंट इज इन लिमिट, यानी एक प्रोडक्ट हमारा किस में है, बहुत ही लिमिट में प्रेजेंट है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। और यही लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, रेदर और कितने भी अमाउंट में ज्यादा रिएक्टेंट्स, एक्सेस में कितने भी रिएक्टेंट्स प्रेजेंट हो, लेकिन जो लिमिटेड रिएजेंट है वही डिसाइड करेगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फाइन। अब इसके बाद रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो सकती, यानी कि 1 कप और चाय भी नहीं बन सकती, क्यों, क्योंकि मिल्क हमारा लिमिट में प्रेजेंट था, फाइन। इट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। लेट सपोज हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है। अब इसमें हमारे पास ये कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं इसके, तो सबसे पहले तो हमें इसमें चेक करना है कि विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो हमें पता है लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए दे रखे हैं 5, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए जो है वो हमें दे रखे हैं 4, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी जो है वो हमें दे रखे हैं 6, फाइन। तो हम क्या निकालेंगे, इससे निकालने का जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन कोफिशिएंट। एक रिएक्शन की फॉर्म में भी हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, A व्हेन रिएक्टेड टू B गिव्स आउट C, फाइन। और सबके मोल्स क्या है, 1 है, यूनिटी है, यूनिट मोल्स में है रिएक्शन। तो हम क्या देखेंगे, लेट सपोज इसकी जो क्वांटिटी दैट इज 5, इसकी 10 है। अब ये बताइए, और इसकी 5 फॉर्म हुई है, तो बताइए रिएक्शन प्रोसीड होगी या नहीं होगी। और इसमें आपको बताना है क्वेश्चन कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है लिमिटिंग रिएजेंट इसमें। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, ऑब्वियसली आपको रिएक्शन को देख के ही पता चल रहा है कि 5 है इधर, और इधर 10 है, और इधर 5 मोल, फाइन। लेट अस मोल कंसीडर कर लेते हैं, फाइन। तो अगर आप देखिए 5 मोल,
अब A हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, अगर ये रिएक्शन प्रोसीड होगी तो आपके पास B एक्सिस में प्रेजेंट है, B 5 लेफ्ट हो जाएंगे, लेकिन 5 से ये रिएक्शन इतनी ही प्रोसीड होगी। फाइन, 5 से 5 मोल ही हमारे फॉर्म होंगे। 5 चाहे बच जाए हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे पास ये 5 एक बार कंज्यूम होने के बाद A जो है वो बिल्कुल 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास ये जो है दैट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। फाइन, इसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं और यही डिसाइड करता है फॉर्मेशन ऑफ C, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। फाइन है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को देख के आप बता पाएंगे कि ये लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है। तो पहली कंडीशन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम, लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम होने की, अगर गिवन प्रॉब्लम लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड है तो उसकी पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन तो क्या है, इट कंटेन टू रिएक्टेंट्स। अब टू रिएक्टेंट्स क्यों? लेट सपोज अगर मैं बोलूं कि A से B और C बन रहे हैं, फाइन, A से B और C बन रहे हैं, तो A तो सिंगल ही है ना, इसमें हम कौन सा कह सकते हैं कि कौन सा लिमिट में और कौन सा एक्सिस में प्रेजेंट है? अगर एक ही हमारा रिएक्टेंट है तो वो ही डिसाइड करेगा फॉर्मेशन में। एक ही रिएक्टेंट है तो हम किसी को भी लिमिट में कंसिडर नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारे पास दो रिएक्टेंट है A एंड B तो हम एक को लिमिट में कंसिडर कर सकते हैं कि एक लिमिट में और एक एक्सिस में प्रेजेंट होगा। ऑब्वियसली एक लिमिट में होगा और एक्सिस में प्रेजेंट होगा। तो इट कंटेन्स टू रिएक्टेंट्स। पहली बात तो क्या होना चाहिए, रिएक्शन के अंदर दो रिएक्टेंट्स होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, वो लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बारे में। तीसरी जो कंडीशन है वो क्या बताते हैं, ठीक है, दो रिएक्टेंट होगा, दोनों में से दूसरी जो कंडीशन वो बताते हैं, दूसरी जो हम प्रॉब्लम देख के क्या समझेंगे कि वन ऑफ दी, अगर दो रिएक्टेंट्स हैं, वन इज इन लिमिट, जिसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। एक लिमिट में होगा और एक्सेस में होगा, दूसरा उसके रिस्पेक्ट में एक्सेस में होगा, तो वो एक्सेस में होगा। दूसरा जो एक लिमिट में प्रेजेंट होगा, दूसरा एक्सेस में होगा। जो लिमिट में प्रेजेंट होगा दैट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। फाइन, दूसरा लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। सबसे मेन रोल लिमिटिंग रिएजेंट का ही होगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन में, क्योंकि वंस द लिमिटिंग रिएजेंट इज फिनिश्ड, अगर ये रिएक्शन में कंप्लीट हो गया या फिनिश हो गया, जीरो हो गया है, तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा, रिएक्शंस आगे फर्दर प्रोसीड नहीं हो पाएगी क्योंकि वो लिमिट में था। फाइन, तो ये दिस इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। फाइन, तो ये कंडीशंस हैं, तीन कंडीशन जिसको देखकर हम क्लियर कर सकते हैं कि जो गिवन प्रॉब्लम है वो लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है या नहीं। फाइन, इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला भी है, जिस फॉर्मूले को हम क्लियर करके हम देख सकते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड है या नहीं। 2a plus 4b gives out 6ab। फाइन, हम ये कंसिडर कर लेते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जनरल क्वेश्चन, एक ऐसे क्वेश्चन कंसिडर कर लेते हैं और हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए जो है दैट इज गिवन टू यू 4। फाइन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी जो है दैट इज गिवन टू यू 2। फाइन, और हमें निकालना है लिमिटिंग रिएजेंट, और इस इक्वेशन में हमें क्या निकालना है, लिमिटिंग रिएजेंट हमें फाइंड आउट करना है। फाइन, ठीक है, तो सबसे पहले जो इसके लिए फॉर्मूला यूज होगा, सबसे पहले हम स्टेप वाइज इस क्वेश्चन को करेंगे ताकि आपके लिए न्यूमेरिकल्स करना और भी ज्यादा इजी हो सके। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या निकालेंगे, फाइंड आउट द गिवन प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू लिमिटिंग रिएजेंट और नॉट। यानी कि फर्स्ट स्टेप पे तो हमें ये बताना है कि जो हमें प्रॉब्लम दी हुई है वो लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड है या नहीं है। ठीक है, उसको निकालने के लिए जो बेसिक फॉर्मूला है ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं ये। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू कितना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए का कोएफिशिएंट कितना है 2,
स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए का कितना है 2 एंड बी का कितना है दैट इज 4. फाइन, पहली चीज तो ये क्लियर हुई. दूसरा, मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ बी. मोल्स ऑफ ए और बी निकालेंगे. मोल्स ऑफ ए कितने हैं हमारे पास 4 अपॉन 2. फाइन, तो अब हम इसको कट करके देख लेते हैं दैट इज 1 अपॉन 2. और अगर हम यहाँ पर बोले क्या आ रहा है 2 आ रहा है. फाइन, तो सबसे पहली बात हमारी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, SCA यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ B इज ऑलवेज नॉट इक्वल्स टू NA अपॉन NB. ये नहीं होना चाहिए. अगर ये नहीं है तो हमारी जो गिवन प्रॉब्लम है वो हमारी किससे रिलेटेड है, लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड है. यानी कि कोई एक रिएक्टेंट तो लिमिट में है और दूसरा रिएक्टेंट उससे ज्यादा है यानी कि एक्सिस में प्रेजेंट है. फाइन, तो ये नॉट इक्वल आना चाहिए. ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड कंडीशन है. ये आपको बहुत यूजफुल फॉर्मूला है आगे न्यूमेरिकल्स के लिए. फाइन, अगर ये इक्वल होगा, आप करके भी देख लीजिए. लेट सपोज अगर इसकी वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू भी 1/2, अगर ये इक्वल हो जाता है, इक्वल होगा तो पूरी रिएक्शन ऐसे ही कंज्यूम हो जाएगी. कोई भी ज्यादा प्रेजेंट ही नहीं है, इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है. फाइन, एक ज्यादा होना चाहिए और एक कम प्रेजेंट होना चाहिए. अब आता है स्टेप 2. एक ट्रिक हम फॉलो करते हैं. ट्रिक क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हम करेंगे किसके, बोथ द रिएक्टेंट्स के, रिएक्टेंट ए के भी और रिएक्टेंट बी के भी. तो जिसमें जो सबसे लो आएगा, लोएस्ट होगा, वही हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा. जो लोएस्ट वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा. फाइन, तो जैसे ट्रिक में हम कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए. अगर मैं ए की बात करूं तो ए की बात में आप देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एन ए अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू, देखो Na कितना है हमारे पास 4, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारे पास कितना है दैट इज 2. कितना निकल के आ गया 2, है ना. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू 2 आ गई. अब चलो बी के केस में देखते हैं. बी के केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, अब बी के केस में देखते हैं मोल्स ऑफ बी अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी. बी की बात करते हैं. तो अगर बी की बात करेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ मोल्स कितने हैं 2 है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 4 है, यानी कि 1/2. फाइन, 1/2 यानी कि 0.5, यानी कि ये वैल्यू क्या है, लो है, लोएस्ट है, लोएस्ट वैल्यू है, यानी कि यही हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है. यहाँ पर जो बी है यही हमारा आ गया है लिमिटिंग रिएजेंट. फाइन, तो क्लियर है. एक छोटा सा फॉर्मूला, छोटी सी ट्रिक आपको बस रिमाइंड करनी है, रिमेंबर करनी है. क्या छोटी सी ट्रिक आपको रिमेंबर करनी है, क्या, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट निकालने हैं बोथ द रिएक्टेंट्स के. तो उससे जो सबसे लोएस्ट वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि वो लिमिट में प्रेजेंट है और दूसरा वाला जो रिएक्टेंट है वो हमारा एक्सिस में प्रेजेंट है. फाइन, तो यहाँ से ये तो क्लियर हुआ कि हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में लिमिटिंग रिएजेंट को निकालेंगे कैसे. फाइन, स्टेप 2 हमारा कवर हो चुका है. अब हम स्टेप 3 पढ़ते हैं. स्टेप 3 में हम मोल कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए, लिमिटिंग रिएजेंट हमें पता चल गया, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट बी है. तो हम मोल कंसेप्ट की हेल्प से एक फॉर्मूला बनाएंगे, क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू, क्योंकि बी ही डिसाइड कर रहा है किसका फॉर्मेशन, ए बी का फॉर्मेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बी अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. फाइन, तो सबसे पहले तो मोल्स ऑफ बी हमारे पास कितने हैं, दैट इज 2. इट इज गिवन टू यू, दैट इज 2. फाइन, एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी हमारे पास कितना है, दैट इज 4. इट इज गिवन 4 हमें दे रखा है यहाँ पर बी. और हमारे पास NAB हमें ये फाइंड आउट करना है. तो यानी कि आप इन प्रॉब्लम्स में हम मोल्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस रिलेशन की हेल्प से. फाइन, तो NAB हम एज इट इज लिखते हैं अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ AB दैट इज 6. फाइन, तो हम यहां से निकाल लेंगे 6/2 3, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर हम AB की बात करें तो वो कितने आएंगे, 3 हमारे पास आ जाएंगे. यहाँ से ये भी कैलकुलेट हो जाएगा. तो इस रिलेशन को भी आप याद रखिएगा कि जो भी हमारा लिमिटिंग रिएजेंट आया है वो ही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए. तो उसको हम मोल्स की फॉर्म में ऐसे इक्वल फॉर्मूले में रख सकते हैं. फाइन, इसको रख के हमारे पास मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगे. क्लियर. देखिए हमें क्वेश्चन गिवन है दैट इज 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एंड रिएक्टेड विद
0.20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड आउट वेट ऑफ द प्रोडक्ट। वेट ऑफ द प्रोडक्ट हमें बताना है। तो सबसे पहले हम एक रिएक्शन को लिख लेते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन और Al2O3 एल्यूमिना, फाइन। तो इसको बैलेंस कर देते हैं रिएक्शन को। यहाँ पर कितना है 3, हियर इज 2, फाइन। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 एल्यूमिनियम हो जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो गया, ऑल इज बैलेंस्ड। करेंगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट इक्वल होना चाहिए। किसके नॉट इक्वल होना चाहिए? मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले मोल्स निकाल लेते हैं हम। मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम गिवन मास एल्यूमिनियम, सबसे पहले हम मोल्स निकाल लेंगे एल्यूमिनियम के। मोल्स निकालने के लिए क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास हमें कितना दे रखा है यहाँ पर 40 और मोलर मास हमें पता है कितना होता है 27 होता है हमारे पास, एंड 4 मोल्स, फाइन। और अगर हम मोल निकालें किसके? मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, गिवन मास हमें पता है कितना है 120, ठीक है। सिंगल ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 का कितना होगा 32 हो जाएगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली हमारी जो वैल्यू आएगी दैट इज 3.7 आ जाएगी, 3.7 मोल। तो हम देख लेते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज 4 और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 3 इज इक्वल्स टू, अगर हम मोल्स ऑफ देखें तो 1.4 है अपॉन 3.7 है, विच इज नॉट इक्वल्स टू, यानी कि दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इट मीन्स क्या है? ये जो प्रॉब्लम है वो लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है। पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में हमें फाइंड आउट करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है इसमें। फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। तो अब फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें पता है, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, उस ट्रिक को ही हमने फॉलो करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा देखिए जरा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, एल्यूमिनियम कितने आ गए हैं 1.4, फाइन। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम की बात करें तो कितना दे रखा है यहाँ पर 4 दे रखा है, फाइन। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास कितना आता है 3.7 और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन अगर हम बात करें तो वो हमारे, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी, आपकी वैल्यू जो है वो 0.3 आएगी, 0.3। और इधर हमारे पास वैल्यू आ रही है 1.2। हाँ, तो यहाँ पर इतनी आ रही है ये तो आपको पता है, फिर हमारा एल्यूमिनियम ही क्लियर होगा, दैट इज यही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। क्लियर? अब हमें बस लिमिटिंग रिएजेंट तो आ गया है, एल्यूमिनियम लिमिटिंग रिएजेंट है तो यही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। तो अब हम इसको इससे कंपेयर आराम से कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 एल्यूमिना अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम, फाइन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इज 1.4 आया था हमारे पास, फाइन। और अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास 4 आया है, इज इक्वल्स टू 3। नंबर ऑफ मोल्स ये हमें फाइंड आउट करने हैं और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमें दिया हुआ है दैट इज 2, फाइन। तो हम इसको कर लेते हैं 2 इंटू 1.4 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3, फाइन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.7 जो है वो हमारे पास एल्यूमिनियम के मोल्स आ गए। ठीक है, एक बात देखिए, जब हमारे पास मोल्स आ चुके हैं, मोल से वेट निकालना बहुत आसान है, आपको पता है। एंड मोल्स Al2O3 के अगर निकाल रहे हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास ऑफ किसका Al2O3। तो पहले तो Al2O3 का मास निकाल लेते हैं। Al2O3 का जो मास है वो हमें पता है, कैसे निकालते हैं 2 इंटू 27 प्लस 3 इंटू 16, फाइन, 102, ठीक है, 102 ग्राम्स आ गया। तो हमारे पास मोल्स हमें गिवन है, मोल्स कितना आया था 0.7, है ना। गिवन मास हमें, गिवन वेट हमें ऑफ Al2O3 हमें निकालना है और मोलर मास हमने निकाल लिया दैट इज 102। तो 0.7 इंटू 102 को मल्टीप्लाई कर देंगे
एंड वी गेट द वेट Al2O3 का हमारे पास वेट निकल कर आ जाएगा एंड दैट्स क्लियर। का Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो वेट आया हमारे पास वो दैट इज 71.4 ग्राम्स हमारे पास आ गया है। Thank you everyone. If you like this video, do like, share and subscribe to my channel.